तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे प्रोटैगनिस्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं जब वो वर्ल्ड ऑफ हीरोज़ में था। तो यहाँ पे हमें सिस्टर हिया दिखाई देती हैं जो असल में एक साइंटिस्ट थी। सिस्टर हिया यहाँ वर्ल्ड ऑफ हीरोज़ में एक और नाम से फेमस थी, द गॉडेस सिस्टर हिपोसिरा। इस जगह पे हो ये रहा था, सिस्टर हिया और वो ग्रैंड मेज जो सिस्टर हिया के साथ खड़ी थी, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को मैजिक सिखा रही थी, यानी उसको उसका माना कंट्रोल करना सिखा रही थी। उस जगह पे हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसके बारे में सोच के हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, ओह हेल, मैं दोबारा उस जगह कभी नहीं जाना चाहूँगा, और वो एक्सपेरिमेंट, उससे तो मैं दोबारा कभी नहीं गुजरना चाहूँगा। ये सब सोचने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके ख्यालों से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है एमी और डेव बाहर गार्डन में आए होते हैं। वैसे वो गार्डन कम और एक फॉरेस्ट ज़्यादा लग रहा होता है। वहाँ काफ़ी घने और बड़े पेड़ थे, इतने घने कि कुछ दूर आगे क्या है ये मालूम भी नहीं पड़ रहा था। तभी डेव एमी से कहता है, एमी, मैं गार्डन को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो तुम कैसल में ही रुकना और बहुत ज़्यादा काम मत करना, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वहाँ से जाते हुए डेव सोच ही रहा होता है, वेल, मैं एमी के काफ़ी करीब आ चुका हूँ। हाँ, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ बैठ के खाना खाने को मना करती है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इतना सुकून तो है कि हम दोनों अब दोस्तों की तरह रह पा रहे हैं। उसके बाद शांति के लिए डेव गार्डन की गहराइयों में चला जाता है और एक जगह देख के वहाँ बैठ जाता है। सबसे पहले जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट बैठा होता है, वो वहाँ के आसपास एक बैरियर बना देता है ताकि उस जगह को कोई देख ना सके और वहाँ पे आ भी ना सके। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट एक खास ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ये ब्रीदिंग टेक्निक थी गॉड ऑफ मैजिशियंस ओडिन की। इसमें करना ये होता है कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हें एयर का सारा माना अब्जॉर्ब करना होता है, और जैसे जैसे तुम सांस छोड़ रहे होते हो तो तुम्हें सिर्फ एम्प्टी एयर, जिसमें कोई माना ना बचा हो, ऐसी एयर एक्सेल करनी होती है। इस टेक्निक का नाम था माना ब्रीदिंग। ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्निक थी और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव भी। इस टेक्निक की खास बात ये थी कि जितना माना एक आम आदमी महीनों में इकट्ठा करता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक आदमी वो माना कुछ ही दिनों में एब्जॉर्ब कर सकता है और अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर सकता है। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर ये टेक्निक इस कंट्री को रिवील कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे मैजिक के फील्ड पे। लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो कोई बहुत आराम से ही पा सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी डेव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उसके पीछे किसी की नज़रें होने का एहसास होता है। लेकिन डेव इसके बारे में कुछ नहीं करता। वो सोचता है, सही ही है, अगर ये लोग सोचेंगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो मेरे लिए ही बेटर है, क्योंकि अगर मैं इन लोगों से अभी इसी जगह निपटता हूँ तो ये सब मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसीलिए मैं इन लोगों को अभी के लिए जाने देता हूँ, और एक तरह से मेरे लिए ही फ़ायदेमंद है। वो लोग समझेंगे कि मैं एक कमज़ोर और बेवकूफ़ प्रिंस हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट करेंगे, और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही पीसफुली चलती रहेगी। उसके बाद हमारा प्रिंस अपनी ट्रेनिंग कैरी ऑन रखता है और सोचता है, मेरी माना डिस्टॉर्शन फील्ड यानी जो बैरियर मैंने बनाया है उसके कारण मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ एकदम शांति से, और ये लोग मुझे देख भी नहीं पाएंगे। मेरा माना सेंस नहीं कर पाएंगे कि मेरी पावर कितनी ज़्यादा है, और इन्हें लगेगा मैं कमज़ोर ही हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी ट्रेनिंग कैरी ऑन रखूँ। उसके बाद प्रिंस ट्रेनिंग कैरी ऑन रखता है। कुछ देर बाद प्रिंस के चेहरे पे एक अलग ही खुशी नज़र आती है। उसके बाद प्रिंस कहता है, हाँ, मैंने बना लिया, आखिरकार मैंने इसे बना लिया। ये माना सर्कल कंप्लीटली बन चुका है, जो खास मेरे लिए ही बना है। कोई भी प्रीस्ट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो होली पावर इस्तेमाल करता है, और सेम कोई भी मेज होली पावर इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल करता है।
और एक नेक्रोमेंसर इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी स्ट्रेंथ अलग ही है दोनों से पूरी। हाउएवर मुझे इन तीनों पावर्स के होल्डर्स ने एक साथ ट्रेन किया है और मैं उनकी नज़र में एक एक्सपेरिमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, शायद मैं इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस ट्रेनिंग और उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचते ही हमारा प्रिंस बीमार महसूस करने लगता है। तो वो कहता है छोड़ो, इस सब के बारे में अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग पे आगे बढ़ता हूँ। नॉर्मली मेजेस क्या करते हैं, वो अपने हार्ट के अराउंड एक मानो सर्कल बना लेते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और मैजिक यूज़ कर पाएँ और अपने शरीर को किसी टूल की तरह इस्तेमाल कर पाएँ जिससे वो मैजिक सर्कुलेट कर सकें। हालांकि मैं मैजिक के साथ होली पावर और नेक्रोमेंसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये मेथड मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर मैं सारी पावर्स को मिला के एक सर्कल अपने हार्ट के अराउंड बनाऊंगा तो उससे इतना प्रेशर जनरेट होगा कि जिससे मेरा हार्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास इसके अलावा एक दूसरा रास्ता है। एक ऐसा सर्कल जो सिर्फ मेरे लिए बना है और वो इन तीनों पावर को होल्ड कर सकता है। इस सर्कल का नाम है द आर्टरी सर्कल। क्योंकि मैं तीनों पावर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मेरे शरीर में एनर्जी का बहाव कुछ ज़्यादा ही है। तो आर्टरी सर्कल करता ये है क्योंकि हमारी आर्टरीज पूरी बॉडी में फैली होती हैं और कहीं ना कहीं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं एक हार्ट के थ्रू। तो वो एक हार्ट की तरह ही काम करेगी। जैसे मैजिक से हार्ट में एक सर्कल बनाया जाता है, मेरी पावर से मैं सारी आर्टरीज में एक स्पेल दौड़ा सकता हूँ जो इवेंचुअली एक सर्कल की तरह ही काम करेगा और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। इस ही सोच के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और आर्टरी सर्कल को बनाने का प्रोसेस शुरू करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक घबराहट भी थी। क्या इस बार मैं इसे बनाने में कामयाब होऊंगा? पिछली बार वर्ल्ड ऑफ हीरोज़ में मैं कुछ करके इसे बनाने में कामयाब हुआ था, पर इस बार भी क्या सेम रिजल्ट मिलेंगे? हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने तीनों मास्टर्स, जिन्होंने उसे होली मैजिक मैजिक और नेक्रोमेंसी इस्तेमाल करना सिखाया था, उनका ख़्याल उसके दिमाग में घूम जाता है और उसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके वो तीनों मास्टर्स उसे ऑल द बेस्ट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। तो एक अलग ही जोश के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट सर्कल को बनाना शुरू कर देता है। और घंटों के बाद, बहुत ज़्यादा घंटों के बाद, ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, हमारा प्रोटैगनिस्ट कामयाब हो जाता है अपनी बॉडी में आर्टरी सर्कल को बनाने में। यहाँ दूसरी तरफ एमी गार्डन में खड़ी थी और डेव का इंतज़ार कर रही थी। कोई नहीं जानता कि वो उस गार्डन में कितनी देर से खड़ी थी। क्या पता वो अपना काम ख़त्म करने के बाद पूरे दिन ही डेव का इंतज़ार कर रही थी इस गार्डन में। एमी घबराहट के साथ सोचती है, डिनर का टाइम हो चुका है, पता नहीं यंग मास्टर इतनी लेट क्यों हो गए। वो अक्सर हर काम में लेट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा वो किसी मील के लिए लेट कर रहे हैं। अपना खाना तो वो कभी भी नहीं छोड़ते। एमी बुरी तरह से चिंता से भर चुकी थी और इसी चिंता के साथ वो सोचती है, प्रिंस ने मुझसे कहा था कि उनकी चिंता मत करना जब तक कुछ बड़ा ना हो, लेकिन अगर कुछ बड़ा होता है तो प्रिंस तो मुझे बुला ही नहीं पाएंगे। तो क्या प्रिंस के साथ कुछ हुआ है? तो मुझे पता कैसे चलेगा अगर कुछ हुआ भी होगा तो? एमी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे प्रिंस कह के मत बुलाना अब से। एमी ये आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पीछे मुड़ के कहती है, सर डेव, आप आ गए। हाँ एमी, मैं वापस आ गया। डेव कहता है, लगता है तुम बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रही हो। उफ, तुम और तुम्हारा ये ज़िद्दीपना। ये कहने के बाद डेव सोचता है, मुझे ऐसे लगता है इस लड़की से बॉन्ड अच्छे करने के लिए मुझे और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेव सोचते सोचते एमी के पास जाता है और उसकी बाहों में गिर जाता है। ये देख के कि डेव उसकी बाहों में गिर गया है, एमी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और बहुत ज़्यादा चौंक भी जाती है। इसी के साथ एमी कहती है, सर, डेव सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुन के डेव बहुत ही थकी हुई आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ करना है एमी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अभी अपनी लिमिट्स में पहुंच चुका हूं
और बस गिरने ही वाला हूँ। ये कह के डेव ज़मीन पे गिर जाता है। डेव को गिरते देख एमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, डेव सर, आपको क्या हुआ? तो क्या हुआ है डेव को? आखिर डेव नीचे क्यों गिर गया? ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस के साथ आगे बने रहिए।